हैदराबाद रियासत की गिनती भारत के प्रमुख राजघरानों में की जाती है। आज शहरनामा के इस एपिसोड में हम आपको इसी शहर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। हैदराबाद, जिसका एक नाम भाग्यनगर भी है और जिसे लेकर सियासत भी होती रही है। ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर इस हैदराबाद शहर की नींव कैसे पड़ी। 15वीं सदी में तेलंगाना क्षेत्र में अशांति बढ़ गई थी। तब सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी ने सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क को यहाँ भेजा। सुल्तान कुली ने क्षेत्र में फैल रही अशांति को शांत किया और प्रशासक बन गया। सुल्तान कुली ने गोलकुंडा के काकतीय पहाड़ी इलाके के एक बेस बनाया। सदी के आखिर तक सुल्तान कुली ने गोलकुंडा से तेलंगाना क्षेत्र के सूबेदार यानी गवर्नर के रूप में काम किया। बहमनी सल्तनत तेलंगाना क्षेत्र में फैलती जा रही थी। 1518 तक बहमनी सल्तनत अहमदनगर, बरार, बीदर और बीजापुर तक फैल गई थी। तब सुल्तान कुली ने बहमनी सल्तनत से गोलकुंडा की आज़ादी मांगी और सुल्तान कुली कुतुब शाह की उपाधि के साथ गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना की। सुल्तान कुली ने गोलकुंडा की मिट्टी के किले का पुनर्निर्माण करवाया और शहर का नाम मोहम्मदनगर रखा गया। 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में होने वाली पानी की कमी को दूर करने के लिए मूसी नदी के किनारे एक शहर बसाया। इसी को आज हैदराबाद कहा जाता है। कहा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो शहर बसाया था, 1596 में उसका नाम फरकुंडा बुनियाद रखा गया। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है लकी सिटी। दलील दी जाती है कि संस्कृत शब्द भाग्य का इस्तेमाल फरकुंडा बुनियाद के लिए किया जाने लगा। इस वजह से फारसी नाम से संस्कृत तेलुगु में भाग्य नगरन बन गया। कहा जाता है कि भाग्यमती असल में एक स्थानीय नृत्यिका थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक भाग्यमती सुल्तान के यहाँ नृत्य करने आती थी। इसी दौरान सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को भाग्यमती से प्यार हो गया। बाद में मोहम्मद कुली ने भाग्यमती से शादी कर ली। भाग्यमती ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम बदलकर हो गया हैदर महल। मोहम्मद कुली के दरबारी कवि मुल्ला वजी ने अपनी किताब कुतुब मुश्तरी में इस प्रेम कहानी का जिक्र किया है। इतिहासकार भाग्यमती और हैदराबाद या भाग्यनगर की थ्योरी को काल्पनिक ही मानते हैं। उनका मानना है कि 1940 के दशक में ये बात फैलनी शुरू हुई और फिर ये लोक कथा बन गई। वही कई सदियों से हैदराबाद की हीरे की खानों से दुनिया के एक से एक मशहूर हीरे निकलते आए हैं। उनमें से कोहिनूर भी था। निजाम के पास दुनिया का सबसे बड़ा 185 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। निजाम जहां भी जाते थे उन्हें किस तोपों की सलामी दी जाती थी। टाइम पत्रिका ने 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था, लेकिन तब भी वो एक कंगाल की तरह फटी शेरवानी और पजामा पहनते थे। जब भी वो किसी को अपने आप बुलाते थे, उनको बहुत कम खाना परोसते थे। निजाम के सबसे करीबी थे सैयद कासिम रिजवी। उनका अपना राजनीतिक दल था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उन्होंने ही जूनागढ़ विवाद के बाद सरदार पटेल की चुटकी लेते हुए कहा था कि सरदार से छोटा जूनागढ़ तो संभल नहीं रहा, वो हैदराबाद के बारे में इतना गर्ज क्यों कर रहे हैं। जब जूनागढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सरदार पटेल ने रिजवी को जवाब देते हुए कहा था, अगर हैदराबाद ने दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ी तो उसका भी वही हश्र होगा जो जूनागढ़ का हुआ है। जब निजाम के प्रतिनिधि के तौर पर रिजवी सरदार पटेल से मिलने दिल्ली आए तो पटेल ने उनसे स्पष्ट कर दिया था कि निजाम के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। नंबर 1, भारत में विलय या फिर जनमत संग्रह। उस पर रिजवी की टिप्पणी थी कि हैदराबाद में जनमत संग्रह तो सिर्फ तलवार के बल पर ही करा जा सकता है। निजाम ने 1 नवंबर 1956 तक हैदराबाद के राज प्रमुख के तौर पर काम किया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत उनकी रियासत को 3 भागों महाराष्ट्र, कर्नाटक और नवगठित राज्य आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया। निजाम ने 24 फरवरी 1967 को अपनी अंतिम सांस ली।